दोस्तों नेपाल में एक बड़ा ही दर्दनाक बाढ़ आया है और इसमें कई भारतीयों की भी मृत्यु हुई है। अभी भी कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और नेपाल के जो जनमानस हैं वो भी एक बहुत बड़ी आपदा से इस वक्त गुजर रहे हैं। अब दोस्तों इन सब के बीच में नेपाल और चाइना के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स भी हमको होता हुआ दिख रहा है, जिसमें नेपाल ने चीन को कहा है कि आपके यहाँ जब डैम फटा इस प्रकार से, तो आपने हमें चेतावनी क्यों नहीं दी, आपको डाउन स्ट्रीम वार्निंग देना चाहिए था। और इस प्रकार से इस पानी में सडन राइज हुआ है लेवल्स में, आप ये बताए क्यों नहीं। चाइना ने दोस्तों उल्टा पलटवार कर दिया है, उन्होंने कहा है कि बाढ़ आपके यहां से स्टार्ट हुआ था, आप हमें क्यों नहीं बताए। और उसके आगे चीनी एम्बेसी ने कह दिया है ये अभी ये सब बातचीत दोष आरोपण का समय नहीं है, अभी काम पे ध्यान देते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप नेपाल की बात करें तो वो बड़ा नाराज भी है चाइना को लेकर, और दूसरी तरफ वो भारत को भी कह रहा है कि देखिए इस बार तो आप बच गए, अगली बार आपके यहां भी बड़ा बाढ़ आ सकता था। जी हाँ, नेपाल के विदेश मंत्री ने ही यह बात कही है कि इस बार इंडिया के प्लेन्स में उस प्रकार से प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में देखें तो ऐसा हुआ है। तिब्बत में जब कुछ होता है तो नेपाल के साथ साथ बिहार और यूपी में भी उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने मिलता है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन सब के साथ एक चीज क्लियरली दिख रही है कि जियो पॉलिटिक्स भी यहां पर हमको होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं नेपाल फ्लैश फ्लड्स की बात करें, हाई अलर्ट है अभी भी भारतीय राज्यों में। इस वक्त भी दोस्तों खतरा टला नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त भी अभी भी चैनल पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी डेब्रीज हैं और इस वजह से एक अनदर राउंड ऑफ फ्लैश फ्लड आ सकता है। अभी भी दोस्तों अगर आप देखें तो डेथ टोल इस वक्त तक 250 का आंकड़ा पार कर चुका है, कई लोग मिसिंग है और जिस प्रकार का ये बाढ़ है दोस्तों अनफॉर्चुनेटली नंबर और बढ़ने वाली है, यानी कि बड़ी ही दुखद घटना है। भारत भी दोस्तों जो दे सकता है वो सब नेपाल की तरफ रवाना कर दिया गया है और नेपाल के जो मदद चाहिए वो हम देने के लिए तत्पर खड़े हैं और इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पर दोस्तों अगर आपको इसको समझना है तो सबसे पहले जानना होगा कि आखिरकार ये बाढ़ आया कैसे है। तो एक तस्वीर है दोस्तों, उसके माध्यम से अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखें तो आइस का एवलांच आता है और उसके बाद ये कई मीटर्स ड्रॉप करता है और उसके बाद एक मैसिव हमको अर्थक्वेक भी देखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक आया इसलिए एवेलांच हुआ, बिल्कुल नहीं। ये आइस एवेलांच इसलिए आया क्योंकि वो स्लोप डिस्टेबलाइज हुआ था। किस कारण से हुआ था तो हम वीडियो में देखेंगे कैसे चाइना के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इस पूरे इलाके के स्लोप को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और उसके बाद ये एवेलांच आता है, रिवर चैनल को पूर्ण रूप से ब्लॉक करता है, रिवर चैनल का पानी आगे जा नहीं पाता है, बढ़ने लगता है और उसके बाद एक टाइम के बाद हाइड्रोलिक प्रेशर यानी पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ता है कि इस पूरे चैनल में जो भी मलबा होता है, बर्फ होता है, मिट्टी होती है, सबको अगर आप देखें तो बहाता हुआ डाउन स्ट्रीम जाता है एक झटके में। नतीजा पूरा का पूरा डाउन स्लोप डेब्रीज फ्लो होते हुए जाते हैं जो कि पूरे के पूरे नेपाल के बड़े इलाके को इस प्रकार से अचानक से डुबा देते हैं। जी हाँ, आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे ये कैसे हुआ है। क्लियरली दोस्तों ये एवेलांच अगर आप देखें तो तिब्बत के साइड से हुआ है। दोस्तों कई वीडियोज हैं इसमें अगर आप देखें तो एक चाइना के अगर साइड से हमको, तिब्बत रादर उस साइड से हमको एक वीडियो देखने मिलेगा जिसमें आप एक पोर्ट है चाइना का, जिसमें ड्राई पोर्ट है ऑब्वियसली जहां से ट्रेड वगैरह होता है, तो वो वाला वीडियो ध्यान से देखिएगा। नेपाल का कुछ कहना है कि वो पोर्ट के कंस्ट्रक्शन की वजह से ये कैसे स्लोप डिस्टेबलाइज हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका भी रोल है। खैर दोस्तों मैसिव अगर आप देखें तो मैसिव फ्लड्स हैं और जिस प्रकार का मड फ्लो हमको देखने मिल रहा है नदी में, मतलब अनपैरेलल्ड है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का डिवास्टेशन यहां पर हो रहा है। इसमें चाइना के साइड से, तिब्बत के साइड से भी आपको एक वीडियो देखने मिलेगा। तो दोस्तों नेपाल का ये फ्लड के पीछे कारण क्या है, अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में जो चाइनीज वर्जन था कि सब कुछ नेपाल में ही हुआ, ये पश्चिमी मीडिया भी चला रही थी, लेकिन अब सैटेलाइट इमेजरी से कंफर्मेशन आ चुका है, जो हुआ है 20 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर तिब्बतन साइड में हुआ है। और अगर आप देखें तो इसके साथ बात बड़ी क्लियर है, चाइना का ये जो जियोलॉजिकल डिजास्टर्स डैम है, जिस प्रकार से वहां पे अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है, उस वजह से इस प्रकार की आपदा इन इलाकों में बढ़ गई है। चाइना बड़ा सिंपल तरीके से ऑपरेट कर रहा है, जिसमें
वो इस पूरे इलाके का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है जो तिब्बत इलाका है, और उसके बाद जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स हो सकते हैं वो तो वो खींच ले रहा है, लेकिन रिस्क डाउन स्लोप जो देश हैं, डाउनस्ट्रीम जो देश हैं, उनको झेलना पड़ रहा है। यहां पर भी क्या हुआ है आप जल्दी इसको समझ जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे एक्यूज जो हुआ है, ये आप देख सकते हैं, चाइना ने नेपाल के डैम कोलैप्स वाली बात को रिजेक्ट कर दिया, कह दिया एक्यूजेशन से कुछ नहीं होता है, एक्यूजेशन का ये समय नहीं है, कोऑपरेट कीजिए। वहां पे दोस्तों नेपाल क्या कह रहा है उसको भी जानेंगे। साथ ही साथ नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर भारत में क्या बोले हैं आप देख सकते हैं, कॉमन थ्रेट है भारत के लिए। जी हां, अब जब ये समय है, जब इस प्रकार की आपदा से नेपाल गुजर रहा है, तब वो कह रहा है कि ये भारत में भी हो सकता है। अब दोस्तों इसके क्या मायने हैं? हालांकि दोस्तों ये समय जो है ये नेपाल के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम्स है, लेकिन इस समय अगर आप देखें तो ये भारत को भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि चाइना वाली बात से आपको भी उतना ही थ्रेट है। हम तो कई बार से कह रहे हैं कि चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है आपके लिए भी, लेकिन आप काफी खुश होकर चाइना के साथ गले मिलते हैं। खैर वो सब बातों का अभी समय नहीं है, वो बाद में करेंगे, लेकिन आपको काफी चीजें यहां पर भी होती हुई दिखेंगी। क्या एग्जैक्टली हुआ है आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट यूपीपीएससी फाउंडेशनल बैच 2026 हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, ये बैच आपके लिए हिंदी और बाईलिंगुअल यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। अग्रिम बैच हिंदी है, बाईलिंगुअल बैच आरोहन बैच है जो कि आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बैचेस में आपको व्यापक लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलते हैं। इसके सिवा संपूर्ण जीएस कवरेज होता है, नेशनल लेवल पे भी, उत्तर प्रदेश विशेष भी आपको कवर कराते हैं, करंट अफेयर्स भी, राष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उत्तर प्रदेश विशेष, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। इसके सिवा जीएस एंड सीसैट का टेस्ट भी आपको यहां पर मिलेगा। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, केवल और केवल 2,999 रुपए में। तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको नीचे लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दें, क्योंकि क्वालिटी कोर्स है बेहद अफोर्डेबल प्राइस पे, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों ये पूरी कहानी 26 अगस्त 2026 की है। सुबह 8:50 सब बज रहे थे, और उस वक्त अगर आप देखें तो तिब्बतन साइड में कुछ यहां पे अगर आप देखें तो एक एवलांच होता है, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, बड़ा बर्फ का 1.5 1.7 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा बर्फ और उसके नीचे की मिट्टी पहाड़ से गिरती है। आप सोच सकते हैं कितना वॉल्यूम होगा, कितना उसका मास होगा। 1.7 स्क्वायर किलोमीटर का आइस ब्लॉक नीचे की मिट्टी के साथ गिरता है, और वो दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ यहां पे गिरता है। लिंडेखोला नदी है जो कि तिब्बत में बुलाया जाता है, जैसे ही ये बॉर्डर पार करती है, नेपाल चाइना बॉर्डर पार होता है, और उसके बाद अगर आप देखें तो फर्दर डाउन स्लोप इस प्रकार से जैसे जैसे नदी आती जाती है, सभी में वही मलबा चलता हुआ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो नेपाल तिब्बत बॉर्डर में होता है ट्रिगर इवेंट, जैसा आपको बताया, मैसिव आइस रॉक एवलांच आता है, लिंडेखोला रिवर में होता है, और वहां से अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा 1.5 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक का पूरा वॉल्यूम जो है, अगर आप देखें उस स्क्वायर किलोमीटर का इतना बड़ा एरिया का जो मिट्टी है, जो बर्फ है, जो पत्थर है, सब लेके एक नदी में जाके गिरता है। और उसके साथ अगर आप देखें तो जो लिंडेखोला रिवर है, सडनली उसके चैनल पूरा का पूरा भर जाता है, और इसके साथ वाटर, मड, डेब्रीज अचानक से उसको ब्लॉक कर देते हैं। कुछ देर तक तो वो पानी को रोक के रखते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अचानक से प्रेशर बढ़ता है, एंड विद इन मिनट्स, धीरे धीरे क्या, विद इन मिनट्स पानी का प्रेशर इतना होता है कि उसको तोड़ता हुआ बहाते हुए वो डाउन स्लोप जाता है। डाउन स्लोप नेपाल में ही गालची है, जहां पे 30 मिनट में नदी का पानी 9 मीटर बढ़ जाता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो मैसिव वॉल्यूम में, मतलब इसमें सिल्ट, पानी, आइस, रॉक, सब का सब बहना शुरू होता है। डेथ टोल दोस्तों 177 पार हो चुका है, और अगेन ये नंबर्स अनफॉर्चुनेटली बढ़ने वाले हैं। मिसिंग 1000 से ऊपर लोग हैं, कई भारतीय नेशनल्स हैं वो भी इसमें मिसिंग है। 150 से 300 भारतीय नेशनल मिसिंग हैं। उनमें से अगर आप देखें तो 100 करीब कैलाश मानसरोवर यात्री भी हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो ये कैलाश मानसरोवर के लिए भी ये रूट इस्तेमाल होता था, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे गाइरोंग पोर्ट है जो कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा, और यहाँ पे दोस्तों रसुआ गढ़ी है। तो जो नेपाल से कैलाश मानसरोवर यात्री जाते हैं वो कुछ इसी रूट से जाते हैं। गाइरोंग पोर्ट से ही अगर आप देखें तो इस तरफ जाएंगे तो आप लहासा चले जाएंगे, और अगर पश्चिम की तरफ यहीं से जाते हैं तो आप कैलाश मानसरोवर जाते हैं। तो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्री भी हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि अब तक मिसिंग है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कॉज बताया जा रहा है, साइंटिफिक असेसमेंट जो है वो बड़ा क्लियर है कि जो परमाफ्रॉस्ट था, बेसिकली पहाड़ में जो बर्फ था वो डिस्टेबलाइज हो गया। ऐसे कैसे डिस्टेबलाइज हो गया? स्लोप डिस्टेबलाइज हो गया। ऐसा नहीं कि पिघल के गिरा है,
वो डिस्टेबलाइज होकर सडनली पूरा का पूरा स्लोप गिरा है, और ये होता है करीबन सुबह के 8:40 पर। आइस रॉक मास डिटैच करता है ग्लेशियर जोन से, और अगर आप देखें तो ये 20 किलोमीटर रसुआ गाड़ी गोइरोंग बॉर्डर के नॉर्थ ईस्ट में होता है। और उसके बाद ये परमाफ्रॉस्ट इतना बड़ा होता है कि जब ये डिटैच होकर जमीन पे गिरता है, मतलब करीबन करीब कहा जाता है कि 1 किलोमीटर का फॉल होता है इसका गिरने पर, और वो जब गिरता है तो 5.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। उसके बाद दोस्तों ये जो मटेरियल होता है, ये अगर आप देखिए तो लेंडे खोला नदी में गिर जाता है। तिब्बतन साइड में इसको लेंडे खोला कहते हैं, वही नेपाली साइड में भोटे कोशी कहते हैं, उसमें ये गिरता है। और उसके बाद ग्लेशियल लेक सॉर्ट ऑफ डैम कर देता है उस रिवर के पानी को। उसके बाद अगर आप देखें तो ब्लॉकेज, कुछ देर तक तो पानी रोकेगा, लेकिन कैसे रोक सकता है ज्यादा देर? उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आता है कि पूरा का पूरा मलबा बहाते हुए जाता है, हाई स्पीड सर्ज होता है वाटर का। और अगर आप देखें तो फिर फर्दर डाउन स्लोप इस प्रकार से, जैसे जैसे जहां जहां से नदी गुजरती है हर जगह ये नुकसान पहुंचाता हुआ जाता है। रसुआ गाड़ी से शुरू होता है तिमूर, वैसे ही आप देखें तो भोटे कोशी नदी का पूरा रास्ता जो है, ये सब का सब इस प्रकार से अगर आप देखें तो फ्लड आता जाता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो बड़ा नुकसान पूरे नेपाल में हुआ है। इस नदी के चारों तरफ अगर आप देखें तो कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, सब के सब बर्बाद हो गए हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके पीछे चाइना के अनसस्टेनेबल तिब्बत प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए दोस्तों, मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है, न जाने क्यों, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। चाइना जो कर रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तिब्बत में बना रहा है। ऑलरेडी उसका अगर आप देखें तो थ्री गॉर्जेस डैम है, सबसे बड़ा दुनिया का डैम है, वो इसी तिब्बत में है। इससे पहले भी कहा गया है तिब्बत में जब जब वो डैम बनाता है उससे भी अगर आप देखें तो रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी बढ़ती है, जिस वजह से जो पुराने फॉल्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो अवेकन होते हैं और फिर वो भी भूकंप वगैरह लेकर के आते हैं। पहले भी कहा गया इस वजह से हुआ है। इसके सिवा अब तो दोस्तों उसने सारी हद पार करते हुए फाई कैस्केड डैम ब्रह्मपुत्र में यारलुंग सांगपो में बना रहा है, जो कि अगर आप देखें तो थ्री गॉर्जेस डैम के आउटपुट का भी 3 गुना होगा। 60 गीगावाट डैम बना रहा है। सिर्फ डैम नहीं, वो इस ऐसे टेरेन में जो कि अगर आप देखें तो बड़ा ही ज्यादा ऑलरेडी फ्रेजाइल है, उसमें अगर आप देखें तो वो रेल बना रहा है, रोड बना रहा है, जो कि अगर आप देखें तो पूरे के पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज कर रहा है। दोस्तों एक तो क्या है, ये जो तिब्बतन इलाका है ये सबसे पहले 2 प्लेट्स की बाउंड्री जोन है। इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, दोनों यहां पे टकरा रहे हैं, जिस वजह से अगर आप देखें तो यहां पे ऑलरेडी 2 प्लेट का जब कन्वर्जेंस हो रहा है तो कंटिन्यूअसली वहां पर भूकंप आता है, जो कि इस इलाके में आता है। तो ये डैम्स ऑलरेडी फ्रेजाइल हैं। दूसरा दोस्तों क्लाइमेट चेंज भी है। हिंदू कुश हिमालय रीजन अगर आप देखें तो वहां पे ग्लेशियर्स का आइस लॉस डबल हो चुका है 2000 की तुलना में। तो अगर आप देखें तो इस वजह से जहां पे चाइना ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जहां पे जो नीचे का अगर आप बेस रॉक देखें तो वो ऑलरेडी लेस स्टेबल होता जा रहा है साल दर साल। अब आप कहेंगे सर ये सारी तो जनरलाइज्ड बातें हैं, नेपाल में जो हुआ इसका कैसे इससे रिश्ता है? रिश्ता अगर आप देखें तो आपको याद होगा, आपको एक वीडियो देखा आपने गोइरोंग पोर्ट का देखा, ये वाला वीडियो आपको याद होगा। ये गोइरोंग पोर्ट आपने देखा जहां पे नेपाल और चाइना के बीच में चाइना ने ये बना रखा है। तो ये गोइरोंग पोर्ट जो है दोस्तों रसुआ गाड़ी के 24 किलोमीटर नॉर्थ में तिब्बत में, वो जो टाउन को डेवलप किया गया, वो पोर्ट बनाया गया, पूरा टाउन डेवलप हुआ, वो ऐसे ही नहीं हुआ। वो आसपास के पहाड़ को काट के बनाया गया। नतीजा अगर आप देखें तो जो वाटर चैनल्स था, जो नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर था, उसको डिस्टेबलाइज किया गया चाइना के द्वारा। साथ साथ अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे इलाके के स्लोप्स को, जहां पे जब आप काटते हैं रास्ता तो जो जेंटल स्लोप है ओवर द टाइम, जो कि अगर आप देखें तो एक इक्विलिब्रियम अटेन किया होता है, वो स्लोप को आप काट के कुछ इस प्रकार का बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऊपर का हिस्सा है स्लोप का वो और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है, और जिस वजह से ऐसे कहीं ना कभी कभी इस प्रकार का लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप देखें तो नेपाल का यही कहना है कि जो गोइरोंग टाउन है, जो पोर्ट है, ये डेवलप जब आपने किया तो आपने इस पूरे इलाके के स्लोप्स को डिस्टेबलाइज किया, जिसका नतीजा हुआ आज ये एवेलांच आया। आज ये पूरा का पूरा बेसिकली आइस का मास कोलैप्स किया। वो नहीं होता अगर स्लोप स्टेबल होता, अगर आप यहां पे इस प्रकार का अंधाधुंध इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए होते। खैर, इसके बाद नेपाल ने चाइना को भी कहा। अगर आप देखें तो एक नेपाली जर्नलिस्ट हैं परशुराम काफले, उन्होंने पब्लिकली चाइना को कहा कि देखिए आपने टाइमली अर्ली वार्निंग क्यों नहीं दी? आपके यहां जब इस प्रकार से ऐसा मैसिव रॉक फॉल हुआ, आइस फॉल हुआ, एवेलांच, टेक्निकली एवेलांच नहीं कहा जाएगा, सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो मास वेस्टिंग ही है। टेक्निकल टर्म्स में ज्योग्राफी में इसको मास वेस्टिंग कहते हैं, तो वही हुआ है। तो वो भी एवेलांच भी कुछ वैसा ही है। तो ठीक है, जो एवेलांच आया यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर उसकी वार्निंग आपने टाइमली दे दी होती तो
काफी लोगों को हम अपस्ट्रीम रीजन से हटा लिए होते। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कैसा क्राइसिस चाइना के साथ कंटिन्यूअसली फेस कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो हम उनके सारे कंसर्न्स एड्रेस करते हैं, फिर वो नेसेसरी हो, अननेसेसरी हो, जायज हो, नाजायज हो, सारे कंसर्न्स चाइना के हम मानते हैं, लेकिन चाइना हमारे लिए इतना भी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ये रिलेशनशिप कैसा वन साइडेड जिल्टेड लव है, क्यों नहीं इसको हम एड्रेस कर रहे। दोस्तों यहां पे नेपाल के जो कॉन्सुल जनरल हैं ल्हासा में, लक्ष्मी प्रसाद निरौला जी, उन्होंने भी कहा कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया है, टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकडाउन है। चाइनीज साइड अगर आप देखें तो क्लूलेस है, कुछ कारण ही नहीं बता रहे, और इसके साथ साथ चाइनीज साइड्स के पास मानो जैसे कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल जी, उन्होंने कहा कि नेपाल चाहता है रियल टाइम डेटा इंफॉर्मेशन चाइना से हमें मिले, ताकि हम वेरीफाई कर सकें क्या कारण है, क्या टाइमलाइन है इस फ्लड का, तो जिससे हम पता कर सके कि क्यों ये आया। खैर दोस्तों, यहां पे चाइना ने क्या कहा, चाइनीज एम्बेसी जो काठमांडू में, वो कह रही है कि डैम कोलैप्स कुछ हुआ ही नहीं, वार्निंग कुछ हुआ ही नहीं, सब फेक न्यूज है, कंप्लीटली फॉल्स है, मिसलीडिंग है। चाइनीज स्टेट मीडिया शिन्हुआ, उन्होंने कहा कि जो नेपाली नरेटिव है ये पूर्ण रूप से झूठ है, लैंडस्लाइड तो नेपाल में हुआ, तिब्बत में बाद में आया। जी हाँ, उन्होंने कहा नेपाल में 9 बजे हुआ, उसके बाद तिब्बत के गाइरोंग काउंट का जो कंट्री है, जो रीजन है, वो भी उससे इंपैक्टेड हुआ, और नेपाल के वजह से तिब्बत में ये बाढ़ आया है, मतलब डाउन स्लोप की वजह से अप स्लोप बाढ़ आया है। खैर, चाइना कुछ कह रहा है, जबकि अगर आप देखें तो आज के टाइम में बड़ा क्लियर है, ये एवेलांच नेपाल में नहीं, चाइना के तिब्बत वाले इलाके में आया है। खैर दोस्तों, यहां पे नेपाल और चाइना की बात करें तो दोनों के दोनों एक प्रिंसिपल पे तो अग्री किए हैं 2025 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर फ्लड डेटा शेयर किया जाएगा, लेकिन इसका कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं हो पाया। कहने को साइन कर दिया, सिग्नेचर हो गया, लेकिन आज अगर आप देखें तो यही कारण है जिस वजह से नेपाली लॉ मेकर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बाकी चाइनीज एम्बेसी ज्ञान दे रही थी कि यह समय नहीं है एक दूसरे पे दोषारोपण का, अभी कोऑपरेट करेंगे तो जान बचा लेंगे। खैर, यहां पे दोस्तों नेपाल ने भारत को चेतावनी दे दी। फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल जी भारत में हैं, तो उन्होंने कह दिया कि देखिए ये जो है ना, केवल नेपाल का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो शेयर्ड थ्रेट है। आगे सुनिए, हिमालयन रीजन मोस्ट वल्नरेबल एरिया है, यहां पे रीजनल कोऑपरेशन करना होगा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी पे। उन्होंने कहा 2 बिलियन लोग इससे इंपैक्टेड होते हैं। नेपाल इंडिया के जो रिश्ते हैं हमेशा रोटी बेटी या मां सीता भगवान राम के सिलसिले में होता है, लेकिन अब हमें इकोलॉजिकल टर्म्स में भी हम जुड़े हुए हैं, उसमें भी बात करनी चाहिए। चाइना, नेपाल, इंडिया, भूटान एक इकोलॉजिकल यूनिट है, सर्वाइवल एक दूसरे की हम सब से जुड़ी हुई है, हिमालयन इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने पे होगा। पॉलिटिकल राइवलरी आपके हमारे बीच में होगी, भारत नेपाल की बात हुई, लेकिन उससे ये कोऑपरेशन तो नहीं रोक सकते हैं। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि देखिए इस बार तो बाढ़ ज्यादा डाउन स्ट्रीम आया नहीं, इंडियन प्लेन्स पर ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं, लेकिन पास्ट में तो हुआ है, यानी भविष्य में यूपी बिहार में तो आ सकता है। और फिर इन्होंने कहा कि ये ऐसे इवेंट्स आएंगे तो ये 2 बिलियन लोगों के लिए खतरा है, जो कि एक सिविलाइजेशनल थ्रेट है। दोस्तों, इनकी कुछ बात देखिए सही है, इस बार डाउन स्लोप जो आया है, अगर आप देखें तो यूपी बिहार में इसका प्रभाव नेपाल जैसा नहीं हुआ है, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है जब वहां तक प्रभाव हमको देखने मिला है। और कई नदियां हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, जो तिब्बत में ओरिजिनेट करती हैं, नेपाल होते हुए भारत के कभी यूपी तो कभी बिहार होते हुए जाती हैं, ये नदियां आ रही हैं, तो डेफिनेटली थ्रेट तो है। लेकिन ये बात बड़ी अटपटी है कि जब जब आपके लिए चाइना प्रॉब्लम करता है तो हमारे लिए, हम दोनों के लिए वो चाइना प्रॉब्लम है, बाकी टाइम आप स्वयं, जैसा आपके जर्नलिस्ट साहब ने कहा, वन साइडेड लव में पूरा का पूरा नेपाल चाइना के साथ जूझता रहता है, जिसमें जो चाइना को चाहिए वो तुम दोगे, साथ साथ हम खड़े हैं। लेकिन जब बात आती है थ्रेट की चाइना से, तब भारत भी उतना ही इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए भी है उतना ही प्रॉब्लम है। खैर, इन सब पे फिर कभी चर्चा करेंगे। इस वक्त दोस्तों अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी अगर आप देखें तो सिल्टिंग पूरा का पूरा चैनल्स है वो अभी भी चोक्ड है, उसमें भी डेब्रीज फंसे हुए हैं, तो अभी भी संभावना है, एक कम चांस है लेकिन चांस है कि एक सेकेंड राउंड ऑफ फ्लैश फ्लड भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी उसके लिए हमको जोर शोर से काम करना है, तो इस वक्त प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में अवश्य बताइएगा।